खबर ये आ रही है कि जो नाबालिग पीड़िता है उसने बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए थे पहले के 164 सीआरपीसी बयानों के तहत, अब दोबारा एक बयान दिए हैं मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी के तहत, और अपने तमाम आरोपों को उसने वापस लिया और कहा है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कानूनन अगर देखा जाए सीआरपीसी में ये प्रावधान है कि कोई पीड़िता या कोई भी गवाह इस तरह 164 के तहत सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को जो पहले बयान दिए हैं उसके बाद कोई वो दूसरे बयान दे सकता है, मॉडिफाई करवा सकता है, कुछ करेक्शन, कुछ गलती हो उस त्रुटि को सुधार सकता है। तो इस तरह के बयान देने पर कोई रोक कानूनन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पीड़ित अपने जो आरोप है उनको वापस ले ले तो ये केस खत्म हो गया, क्योंकि ये पूरे की तरह जो विवेकाधिकार है वो अदालत का है कि अदालत इन कौन से बयानों को माने, क्योंकि अदालत के पास 4 तरह के बयान ऐसी सूरत में हो जाते हैं। एफआईआर में जो शिकायत दी है वो एक बयान है, 161 सीआरपीसी यानी पुलिस के सामने जो बयान दिए गए हैं जिसको अदालत में एडमिसिबल नहीं होते उस तरीके से वो, तीसरा जो 164 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने पहले जो बयान हुए हैं, और फिर 164 के तहत ही दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने इस तरह के बयान होने। कानून में इसकी इजाज़त है, एजेंसी को अगर एजेंसी चाहे तो दोबारा से बयान ऐसे पीड़ित की करा सकती है, लेकिन ये अदालत के ऊपर है कि वो ये देखे कि कौन से बयानों में उसे तथ्य ज़्यादा समर्पित एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरी एक अहम यह बात ये भी है कि अदालत ये भी देखती है कि जो मजिस्ट्रेट के सामने पहले बयान दिए गए हैं 164 सीआरपीसी में और जो दूसरे दिए गए हैं उसमें कितने वक्त का फासला था, और कहीं पीड़ित को पर किसी तरह का कोई दबाव तो इस दौरान नहीं बनाया गया। ये काफ़ी अहम है। हालांकि इस तरह के जो बयान बदले जाते हैं इसका फ़ायदा ज़्यादातर आरोपी को मिलता है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर जो जांच एजेंसी होती है उस पर काफ़ी दारोमदार उस मामले का हो जाता है, क्योंकि अदालत ये देखना चाहती है कि एजेंसी ने जो अपनी पुलिस ने जो अपनी जांच की है वो जांच कहां तक पहुंची है। अगर पुलिस या एजेंसी चाहे तो वो क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर सकती है, क्योंकि पीड़िता अगर ऐसा कहती है कि वो अपने सारे आरोप वापस ले रही। काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर, क्योंकि जब ये केस शुरू होता है तो ये भी साबित करना होता है कि जब ये अपराध हुआ था, जब कथित अपराध हुआ था, जब जिससे शिकायत की गई है, जो पीड़िता है वो उस समय नाबालिग थी। ये काफ़ी अहम ऐसे मोड़ पर है, और वहीं पर अदालत के ऊपर पूरा विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एजेंसी कह रही है कोई सबूत नहीं मिले, पीड़िता अपने बयान वापस ले रही तो केस खत्म हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक अदालत पर है जो ये तय कर सकती है कि वो किस बयानों को माने, किन बयानों को मानकर वो आगे की कार्रवाई करे, क्या इस मामले को ख़त्म कर दे या फिर इस मामले को एक जो जिसमें उसने आरोप लगाए हैं और पहले बयान दिए हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ है, क्या उसको वो आगे बढ़ाए। ये अदालत के ऊपर है, उसके विवेकाधिकार के ऊपर है। लेकिन ऐसे मामले में एक और कानूनी प्रक्रिया हो सकती है कि अगर कोई पीड़िता इस तरह के बयान बदलती है, अपने दोबारा बयान देती है और पहले के बयानों को वापस लेती है, आरोपों को वापस लेती है, तो फिर कानूनन उसके ऊपर भी अदालत को गुमराह करने के लिए मामला दर्ज हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि बहुत सारे मामलों में अदालतें रियायत बदलती हैं, क्योंकि पीड़िता एक महिला होती है इसलिए अदालतें इस तरह की कार्रवाई नहीं करती, लेकिन बहुत सारे मामलों में अदालतें इस तरह की कार्रवाई करती भी हैं। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जब गेंद अदालत के पाले में है जो इस मामले को देख रही है, और वही तय करेगी कि कौन से बयानों को माना जाए, किसके जो पुलिस की जांच को कहां तक माना जाए और किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, क्या मामले को खत्म किया जाए या ट्रायल चलाया जाए। ये सब अदालत के विवेकाधिकार पर आकर टिक गया है। हालांकि आरोपी इन सब मामलों में ये देख करके किस तरीके से विरोधाभास है, वो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं और वहां जाकर एफआईआर को क्वैश करने की यानी रद्द करने की मांग भी कर सकते हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी।